हे एवरीवन, दिस इज पीयूष। तो आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल क्यूबिक्स क्लासेस में। तो आज मैं वापस से आप सभी लोगों के सामने आ गया हूं करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास लेकर के। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो होगा 26 जनवरी 2024 का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें ताकि हम आप सभी लोगों के साथ लाइव सेशन के थ्रू भी जुड़ सके और बहुत सारी चीज़ें हम आप सभी लोगों के लिए कर पाए। तो ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को बेसिकली लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को और क्या ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स को। तो चलिए आइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, वो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। When is Republic Day celebrated? Option A 24th of January, Option B 27th of January, and Option C 25th of January, and the last one is 26th of January. तो कौन से दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं? तो आई होप ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं कब भाई साहब? हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्यों रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए किया जाता है सेलिब्रेट क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 2024 नहीं, 1950 में हम लोगों ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो हमारा संविधान है उसको हम लोगों ने क्या किया था? अडॉप्ट किया था। यानी उसको हम लोगों ने क्या किया था? उसको हमने पूरे देश के ऊपर लागू किया था। तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 ऑफ जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है इसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को देश का गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाता है। भारत में इस साल 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हर साल इस मौके पर किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। इस बार किसको बुलाया गया है सब? इस बार हमारे फ्रांस के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसको यहाँ पर उनको यहाँ पर बुलाया गया। ठीक है साहब, आगे बढ़ता है। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशिया में चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज रिसेंटली बीन वॉन बाय इंडियन मैराथन रनर मान सिंह इन द एशियन चैंपियनशिप 2024? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो जो मान सिंह है वो गोल्ड मेडल जीते हैं रनिंग के अंदर। ठीक है, मान सिंह क्या किए हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जो हमारा इंडियन मैराथन का जो रनर है हमारे मान सिंह, वो जीते हैं गोल्ड मेडल। किसमें? एशियन चैंपियनशिप 2024 के अंदर। एशियन चैंपियनशिप 2024 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है किसने भाई साहब? मान सिंह ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। क्यों ऐतिहासिक क्षण रहा? क्योंकि भारत के 34 वर्षीय, कितने साल के हैं वो? 34 वर्ष के हैं। मान सिंह कितने साल के हैं? 34 वर्षीय मैराथन धावक मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। 2024 का जो हमारा एशियाई मैराथन चैंपियनशिप है वो क्या रहा है? बहुत ऐतिहासिक, बहुत हिस्टोरिकल रहा है। क्यों? क्योंकि 34 वर्ष के जो हमारे धावक हैं, जो एथलेटिक्स जो करते हैं, जो एथलीट हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एट द एज ऑफ 34। 34 साल की उम्र में उन्होंने जीता है। यह उपलब्धि मान सिंह और भारतीय खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लंबी दूरी की दौड़ में देश में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। जो मैराथन जैसी रेसों के लिए जो इंडिया की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द गांव चलो कैंपेन इन दिल्ली? ऑप्शन ए जेपी नड्डा, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एस जयशंकर एंड ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो भाई साहब कौन है जिन्होंने
गांव चलो कैंपेन, गांव चलो अभियान को स्टार्ट किया है दिल्ली के अंदर। तो जो गांव चलो अभियान है उसको स्टार्ट किया गया है जेपी नड्डा जी के द्वारा, जेपी नड्डा जी के द्वारा गांव चलो अभियान स्टार्ट किया गया है। क्या है ये अभियान के अंदर, इस कैंपेन के अंदर बेसिकली है क्या, इस कैंपेन के अंदर बेसिकली है क्या कि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाला है। तो ये एक अभियान ऐसा चलाया जा रहा है कि आप गांव-गांव तक जाइए, जितने भी लीडर्स हैं इनके, जितने भी लीडर्स हैं ये गांव-गांव तक जाएंगे और जो सरकार है उसकी उपलब्धियां, उसने पिछले सालों में क्या क्या किया, इसको वहां के लोगों को जाकर के बताएंगे। तो ये अभियान है जिसको चलाया गया है जेपी नड्डा जी के द्वारा दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र के बेसिकली कुछ गांवों के अंदर जाएंगे। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लॉन्च्ड द वर्कशॉप ऑफ गांव चलो अभियान एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है सर, बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द डेजर्ट फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर और जयपुर। तो कहां पर भैया डिजर्ट जो फेस्टिवल है उसको मनाया जाएगा? तो जैसा हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर डिजर्ट है, राजस्थान के अंदर डिजर्ट है। तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर ये मनाया जाएगा क्या? डिजर्ट फेस्टिवल। डिजर्ट फेस्टिवल क्या रीजन है, क्यों मनाया जाता है ये फेस्टिवल? ताकि जो राजस्थान की अपना खुद का हेरिटेज है, यानी जो उनकी हेरिटेज हो उसको वो लोग सेलिब्रेट कर सके, उसको वो लोग याद कर सके और लोगों तक दुनिया भर में उसको फैला सके। इस वजह से जो डिजर्ट फेस्टिवल है वो राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। ये जनरली फरवरी मंथ के अंदर मनाया जाता है। इस वजह से इस जो डिजर्ट फेस्टिवल है वो फेब में इस बार मनाया जाना है। कहां पर मनाया जाएगा भाई साहब? जैसलमेर में मनाया जाएगा। इसमें होता क्या क्या है, जैसे कैमल रेस होती है, वहां पे जो क्राफ्ट होते हैं, जो वहां की स्किल्स है उसको हाईलाइट किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस फेस्टिवल के अंदर होती हैं। ये कहां पर होता है? जैसलमेर के अंदर होता है साहब। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर रेगिस्तान के सैम रेत टिब्बा में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल उत्सव 3 दिनों तक चलता है। ये कब तक चलता है भाई साहब? 3 दिनों का ये कार्यक्रम होता है, यानी ये जो फेस्टिवल है वो 3 दिनों का होता है। महोत्सव आमतौर पर फरवरी में आयोजित किया जाता है। ये जनरली मैं बता रहा हूँ ना, फरवरी में वही 6 से लेकर के 14 या फिर 10 से लेकर 14, वो सॉरी 6 से लेकर के 9 या फिर 10 से लेकर के 13 तक कुछ 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है जो फरवरी के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर हैं। उनका नाम क्या है? Recently, the president of 78th session of the United Nations General Assembly is on a visit to India. What is his name? Option A, Prince Frederick. Option B, Dennis Francis. Option C, Carlos Sainz. And option D, इनमें से कोई नहीं। अब इनके बारे में हमने कल भी बात किया था। क्या बात किया था भाई साहब इनके बारे में? इनके बारे में हमने कल बात किया था कि इन्होंने जो एक रेस है, जो फ्रांस के अंदर रेस होती है, उसके अंदर क्या किया है? 4थी बार गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट आए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी। तो हाल ही में, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? इसके जो आंसर है वो है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट जो है 78th सेशन यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के, वो आए हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की मिसेस द्रौपदी मुर्मू, उनसे मिल करके राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात की है। महासभा के अध्यक्ष का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण सहित उनकी अध्यक्षता में की जा रही महत्वपूर्ण पहलों की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। Welcoming the President of the General Assembly to India, the President praised the important initiative being taken under his presidency, including on climate change and women's empowerment. President of the 78th session of the United Nations General Assembly, UNGA, Dennis Francis met President Draupadi Murmu at राष्ट्रपति भवन। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेडियाला
पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वे किस नृत्य से संबंधित हैं? रिसेंटली पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया हैज बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड. शी इज रिलेटेड टू विच डांस? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कलथक, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम एंड ऑप्शन डी गारबा. तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है कि इस बार लक्ष्मी प्रिया को ऑनर किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड के लिए. यानी तो वो कौन सा डांस वो करती हैं? तो वो करती हैं कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी नाम का जो डांस है, जो नृत्य है, वो करती हैं और इसके लिए उन्होंने नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ठीक है सर, आगे बढ़िए. तेलंगाना की 14 वर्षीय पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में कला उत्सव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता है और लास्या प्रिया जैसे किताब अपने नाम किए हैं. 14-year-old Pendiala Lakshmi Priya from Telangana is an Kuchipudi dancer who won the Arts Utsav National Award 2023 in the classical dance category and holds title like Lashya Priya. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए, यानी जो हमारा कॉपर होता है उसके माइनिंग के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल को भेजेगा? रिसेंटली इंडिया विल सेंड एन इंडस्ट्री डेलीगेशन टू विच स्टेट फॉर कॉपर माइनिंग? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी जाम्बिया एंड ऑप्शन डी टोक्यो. तो बताइए भाई साहब कि कौन से ऐसा देश है जहां पर इंडिया अपने डेलीगेट्स को भेजेगा माइनिंग करने के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जाम्बिया. जाम्बिया जो हमें पता है कि साउथ अफ्रीकन देश है और हम सभी लोगों को पता है कि जितने भी साउथ अफ्रीका की कंट्रीज होती हैं उनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भर के हैं. नेचुरल रिसोर्सेज भर के हैं. तो अब नेचुरल रिसोर्सेज जब बहुत ज्यादा हैं तो इंडिया ने जाम्बिया में, जहां पर क्या है भाई साहब, जाम्बिया में जहां पर कॉपर के बहुत ज्यादा मात्रा पाई जा रही है, जहां पे बहुत डिपॉजिट है कॉपर का, उसके लिए इंडियन इंडस्ट्री ने डेलीगेट अपने भेजे हैं वहां पर जाकर के माइनिंग करने के लिए और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कॉपर को निकालने के लिए. ठीक है सर, आगे बढ़िए. खान मंत्रालय ने दक्षिणी अफ्रीका देश में संभावित तांबे की खोज और खनन परियोजना पर चर्चा करने के लिए तांबा समृद्ध जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव किया है. द माइंस मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड टू सेंड एन इंडियन इंडस्ट्री डेलीगेशन टू कॉपर रिच जाम्बिया टू डिस्कस पोटेंशियल कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन द साउदर्न अफ्रीकन कंट्री. ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं. हाल ही में किसने असम ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक एसमस ब्रेव हार्ट लचित ब्रह्मपुक्कन? तो भाई साहब इसका ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है अमित शाह जी एंड ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर. तो बरफुक्कन जी जो थे, जो लचित बरफुक्कन जी जो थे, इनके ऊपर एक बुक लिखी गई जिसका विमोचन, जिसको लॉन्च किया है, जिसको रिलीज किया है अभी हमारे अमित शाह जी ने. ठीक है भाई साहब. तो लचित बोरफुक्कन जी के व्यक्तित्व और चरित्र को पूरे देश के सामने लाने से देश में सामूहिक चेतना यानी एकता और आत्मविश्वास जागृत होंगे. क्या होगा? आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस जागृत होंगे. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने असम के गुवाहाटी में आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुक्कन पुस्तक का विमोचन किया है. ठीक है भाई साहब, ओके सर, आगे बढ़ते हैं. हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? ग्रीन रूम्स विच वर इन द न्यूज रिसेंटली आर रिलेटेड टू विच कंट्री? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी जापान. तो ग्रीन रूम क्या होता है उसको बताता हूं मैं.
ग्रीन रूम बेसिकली एक रूम होता है जिसके अंदर या तो प्रोजेक्टर टाइप की कुछ चीजें होती है जहां पर आराम कर सकते हैं, जहां पर कुछ चीजों को देख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके का रूम होता है जिसको ग्रीन रूम बोला जाता है। आप अपने जो मूवीज थिएटर्स होते हैं उसको भी एक तरीके का ग्रीन रूम के तौर पर देख सकते हो। तो जो ग्रीन रूम होता है वो किस देश में संबंधित है, हमारे जो खबरें हैं उसकी वो चर्चा में भी है। तो बताइए, रशिया है, यूक्रेन है, कनाडा है, जापान है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। तो भाई साहब यूक्रेन के अंदर जो ग्रीन रूम्स है उसको लेकर के अभी न्यूज के अंदर बहुत सारी चर्चा हो रही है। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी में जापोरिजिया ओब्लास्ट में राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय में 2 नए ग्रीन रूम्स लॉन्च किए हैं। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इन यूक्रेन इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क हैज लॉन्च्ड 2 न्यू ग्रीन रूम्स एट द नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर्स इन जापोरिजिया ओब्लास्ट में। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में 19वां NAM नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, मूवमेंट लिखा है वो, शिखर समिट कहां शुरू हुआ? वेयर हैज द 19th नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट स्टार्टेड रिसेंटली? पेरिस, गुरुग्राम, कंपाला या फिर चेन्नई? तो ये स्टार्ट किया गया है कंपाला के अंदर। तो जो नाम है वो क्या होता है? नाम 120 कंट्रीज का समूह है। नाम 120 कंट्रीज का क्या है? समूह है। और ये अपने इंटरेस्ट के लिए, ये डेवलपिंग नेशन का एक समूह है जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं कि आखिर वो किस तरीके से एक साथ कलेक्टिवली आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय पर कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। यानी कहां पर? युगांडा में, युगांडा में हुआ, ये आयोजित किया गया था। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। 2027 तक की अध्यक्षता किसके पास है? युगांडा के पास। अब देखो 1983 के अंदर आई थिंक इंडिया में भी ये हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। ये एक बार थोड़ा सा आप ईयर देखना, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, शायद 1983 ही वो साल था जहां पर इंडिया ने नाम को अपने यहां पर क्या किया था, इस कॉन्फ्रेंस को अपने यहां पे कराया था, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? रिसेंटली लाइफ कॉन्सिक्रेशन टुक प्लेस इन द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या। हु डिजाइन्ड दिस टेम्पल? चंपत राय, ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन सी अरुण योगीराज, ऑप्शन डी अतुल गर्ग। तो किसने भैया बनाया है? अरुण योगीराज जी ने बनाया। और ये अभी चर्चा में भी है, इन्होंने बोला भी है, ये बोल भी रहे थे कि भैया जिस मूर्ति को मैंने बनाया है वो मूर्ति तो एक्चुअली में है ही नहीं, वो चेंज हो गई अंदर जा करके। तो ऐसी करके बातें भी सामने आ रही हैं। तो किसने बनाया? अरुण योगीराज जी ने बनाया है। रामलला की जिस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया है उसे कर्नाटका के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इसे शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम तो आप लोगों को पता होगा कि भगवान का स्वरूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव्ड अ हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून विथ स्लिम मिशन? जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। तो क्या है भाई साहब? जापान। तो जापान ने अपने जो स्लिम मिशन है, SLIM स्लिम मिशन है, जो कि एक मून मिशन है, उसको स्टार्ट किया है और वो उसको कंप्लीट किया है सॉफ्ट लैंडिंग करके। सॉफ्ट लैंडिंग कहां पर करके? मून के ऊपर। तो जापान वो एक ऐसा देश है जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी गई है स्लिम मिशन के तहत जापान के द्वारा। ठीक है साहब, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जापान स्पेस एजेंसी JAXA के अनुसार उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। स्लिम चंद्रमा के शियोली क्रेटर के पास से डेटा प्राप्त कर रहा है। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माध्यिका विलुप्त होने की कगार पर है? रिसेंटली द यूनिक लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट मध्यिका
इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। आसाम, तेलंगाना, केरला और उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। तो केरला के कुछ ऐसे केरला का एक गांव है जहां पर यह भाषा बोली जाती है, मधिका। मधिका का जो मधिका बोली जाती है और वो अभी एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने के कागार पर आ चुका है। तो ये केरला का एक भाषा थी। तो केरला के कन्नूर जिले में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मधिका भाषा विलुप्त होने के कागार पर है। मधिका लैंग्वेज स्पोकन बाय चकलिया कम्युनिटी इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन केरला इज ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? Where has Union Minister Mansook Mandavia recently laid the foundation stone of the cancer hospital? तो कौन सा है भाई साहब वो? मुंबई है, राजकोट, कोलकाता या फिर बंगलुरु? तो राजकोट के अंदर इन्होंने रखा है, कैंसर हॉस्पिटल ओपन करने की बात की है। ठीक है, उसकी जो वो है नींव रख दी गई है वहां पर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजकोट जिले में खोडल धाम ट्रस्ट के कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में रैजा गुजरात की जोड़ी ने एशियाई ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दिस? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। और इन्होंने क्या किया है? इंडिया को बहुत ज्यादा गौरवान्वित किया है। ठीक है सर। स्किट मिश्रित टीम प्रतियोगिता में गुरजोत खंगूरा के साथ जोड़ी बनाकर कांस्य पदक जीतने के बाद राजा ढिल्लो ने कुवैत में एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन शॉटगन में अपना तीसरा पदक जीता, जिससे यह प्रत्येक रंग में से एक बन गया है। राजा ढिल्लो पिक्ड अप हर थर्ड मेडल of the Asia Olympic qualification shotgun in Kuwait, making it one of each color after she paired up with Gurjot Khangura to clinch a bronze in the skit mixed team competition। ठीक है सर, तो इसी के साथ आज हम सभी लोग आप लोगों के सामने ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसको समाप्त करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये सभी सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहा होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, नीचे करिए कमेंट जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग कल अपनी अगली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्टे सेफ। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।